हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब फैमिली लुशांत क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट का नाम है साइंस और चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से समीकरण को लिखते हैं, किस प्रकार से समीकरण इक्वेशन को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन टॉपिक को 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। आपका जो सब्जेक्ट है साइंस चैप्टर फर्स्ट है, उसके अंदर आपके ये जो पॉइंट है इनको 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनको लिखना होता है, और साथ ही में आपका जो अपचयन है, उपचयन है, विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो पहला आपका पॉइंट आता है परिवर्तन। आखिर परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो कोई भी चीज़ों में परिवर्तन होना यानी बदलाव होना ही आपका परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन आपका मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है। परिवर्तन आपका 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस है। पहला आपका भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल, आपका जो परिवर्तन है वो फिजिकल भी हो सकता है, और सेकेंड आपका रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस है। तो परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, भौतिक और रासायनिक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आखिर ये भौतिक गुण होते क्या है। तो भौतिक गुण जिसके अंदर पदार्थ के आकार है, माप है, साइज है, रंग है और उसके अवस्था जैसे गुण उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण है। तो वे पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, चेंजेज होता है, इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये इसकी बेसिक परिभाषा है। अब इसके बाद में भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुणों में यथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर पदार्थ के जो गुण हैं जैसे कि अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। सेकेंड इसके अंदर आपका परिवर्तन का कारण हटाए जाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ वो आ जाता है। जैसे कि बर्फ का पिघलना, जैसे बर्फ पिघलती है तो पानी के रूप में आपको मिलता है, पानी के रूप में आपको मिलता है, और जैसे ही पानी को आप लोग फ्रीज करेंगे तो बर्फ आपको वापस से मिलने वाली है। तो ये आपका फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। ये है भौतिक परिवर्तन के गुण है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर है। तो मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। मोम का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपकी एग्जाम के अंदर ये आता है तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके जो अन्य एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन की वो है बादलों का बनना, कपड़े फट जाना, रबड़ बैंड का खींचना, मक्खन का पिघलना, शीशे का पिचकना, पिघलना, कागज का कटना, कागज का फटना, चीनी का घुलना आदि भौतिक परिवर्तन के कारण है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट सेकंड है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। आखिर इसे केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं।
तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर एक अथवा एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज है। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है, पहला है मोमबत्ती का जलना, पहला है मोमबत्ती का जलना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का फटना, यानी एक बार जो चीज़ का रासायनिक परिवर्तन हो गया वो आपको वापस से उसका जो फर्स्ट उसकी स्टेज है वो वापस से नहीं मिलने वाली है। दही का जमना, एक बार दही जम गया तो वापस से आपको दूध नहीं मिलने वाला है। लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, जीवों का बड़ा होना, भोजन का पकना, पचना और सड़ना इत्यादि आपके रासायनिक परिवर्तन की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के गुण, आखिर इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है, उसके रासायनिक गुण व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से ये पूर्णतया भिन्न होता है। सेकेंड है इसके अंदर सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ इसके अंदर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में बर्फ से जल और जल से बर्फ प्राप्त किया जाता है, यह यहाँ पर नहीं होता है। जो प्रारंभिक पदार्थ है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तीसरा इसके अंदर ये आपका अस्थायी परिवर्तन होता है, एक बार मोमबत्ती जल गई तो आपको वापस से नहीं मिलने वाली है, यह आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। और इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण भी होता है, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस के अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। कई बार आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो ये आपके मोटे मोटे 4 से 5 परिवर्तन दोनों के अंदर, पहला आपका रासायनिक परिवर्तन है और दूसरा आपका भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंजेज है। तो पहला है कि रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया यह भिन्न होता है। और भौतिक परिवर्तन पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, रंग, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। मीन्स जो प्रारंभिक वाला पदार्थ है उसको वापस से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड जो डिफरेंस वो है कि सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जबकि इसके अंदर है वो पुनः प्रारंभिक पदार्थ है वो उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये मेन डिफरेंस है। रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन के अंदर, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लोहे पर जंग लगना, यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। और जबकि भौतिक परिवर्तन है वो बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से वापस जल, जल से वापस बर्फ है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस अंतर क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं। अब ये आपका डायग्राम के माध्यम से जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका बर्फ है। बर्फ को जैसे टेम्परेचर मिला तो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाती है और ये जल के रूप में इस प्रकार बहने लगती है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सेकंड है वो आपका कागज का जलना। जो आप लोग देख पा रहे हैं ये कागज है और इस प्रकार से इसको जलाया जा रहा है, तो जलाने पर जो कार्बन उत्पन्न हो रहा है आपके सामने, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन है, ये है रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि एक बार कागज जल गया तो मीन्स जल ही गया, वापस से आपको कागज प्राप्त नहीं होने वाला है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं, आखिर समीकरण क्या होता है।
तो चलिए इसको समझते हैं बेसिक से कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण है बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, यानी कि इसको सबसे सरलतम विधि होती है इसकी समीकरण की। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है कि समीकरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं अभिकारक। जो आप लोग देख पा रहे हैं एरो का साइन, एरो के इस साइड वाले जो अभिकारक हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो एरो के इस वाले बाद में लिखे जाते हैं इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। तो एरो के इस तरफ LHS इसको बोलते हैं अभिकारक, एरो के उस साइड RHS राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं उत्पाद है, और जो भी एरो के ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक है कि ये केमिकल किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन, ये अभिकर्मक इसको लिखते हैं। आगे हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि अभिकर्मक क्या होते हैं। तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसी पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक इस अभिक्रिया के अंदर एक तो आपका मैग्नीशियम, दूसरा आपका ऑक्सीजन, जैसे ही दोनों ने रिएक्शन किया तो ये दोनों उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उत्पाद, यानी कि जो नया प्रोडक्ट जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे ही हम लोग उत्पाद कहते हैं, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का जो एरो है उसको लगा करके दर्शाया जाता है। तो अभिकारकों के जो बीच प्लस का साइन होता है तथा उन्हें बाईं ओर LHS की तरफ लिखा जाता है, और साथ में जो उत्पाद होते हैं उनको अभिक्रिया के RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है, यानी कि दाईं तरफ इसको लिखा जाता है, और तीर का जो सिरा है वो उत्पाद की ओर ही होता है। आप लोग देख पा रहे हैं ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो एरो है इसका साइन किस तरफ है, उत्पाद की तरफ है, ये यहाँ पर आपका बताया गया है। तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है। आपके सामने इन दोनों को जैसे ही मिलाते हैं अभिकारक तो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया इस दिशा में कंडक्ट हो रही है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो शब्दों की जगह है रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यदि आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड की सूत्रों का स्मरण करें तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि जस्ट हम लोगों ने आपको पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड दोनों मिलकर के उत्पाद के रूप में बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर हम लोग इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखते हैं आगे हम लोग समझने वाले हैं। तो इसका जो शॉर्टकट है वो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है Mg+O2, यह आपका एरो का साइन है, इसके बाद में MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये तो आपका LHS, ये आपका RHS, ये आपका अभिकारक एरो के इस साइड वाला इसको बोलते हैं अभिकारक, और ये आपका उत्पाद है। तो शॉर्टकट में लिखना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करी जाती है। दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या अगर समान है तो उसको बैलेंस यानी संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर संतुलित नहीं है तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। मीन्स क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं होता है, तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम लोग
यहाँ पर सीखने वाले कि किसी भी समीकरण को किस प्रकार से संतुलित बैलेंस वो किया जाता है। तो यहाँ पर आपके कुछ स्टेप्स है, उनको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो किसी भी समीकरण को कुछ ही सेकेंड के अंदर संतुलित यानी बैलेंस किया जा सकता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक जो परमाणु है उनकी संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो समीकरण का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण का। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण के अंदर है। तो कुछ आपके सामने आपको दिखा रखा है, यह आपका जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आपको उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलती है। यह आपका उत्पाद है और ये आपका अभिकारक है। अब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो ये आपके सामने समीकरण है, ये आपका आयरन प्लस जल यानी H2O उत्पाद के रूप में आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। तो आपका जो पहला स्टेप वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो जो आपको अभिक्रिया दी गई है इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेने हैं। आयरन ये आपका H2O, फेरस ऑक्साइड प्लस H2 यह आपको उत्पाद के रूप में मिलना है। इस प्रकार से आपको बॉक्सेस बना लेना है और जब भी आप लोग कुछ परिवर्तन करते हैं तो आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा हुई तो H2O अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर संख्या 4 है H की और यहाँ पर 2 है, तो अगर आप लोग इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 4 नहीं करना है। कुल मिलाकर के बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। इस बॉक्स को आपको बंद का बंद ही रहने देना है। जो भी आप लोग चेंजेस करें इन बॉक्स के बाहर ही आपको मल्टीप्लाई करना है, उसको गुना भाग करना है। तो इसके बाद में आपका सेकेंड जो स्टेप है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न जो तत्व है एलिमेंट है उनकी परमाणु की संख्या है उसकी आपको एक सूचना टेबल बना लेनी है। तत्व अभिकारकों में परमाणु की संख्या LHS, उत्पाद में परमाणु संख्या RHS क्या बराबर है अथवा नहीं, जो आपकी संख्या दी गई आपको एक टेबल के रूप में उनको लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपका इस तरफ है एलिमेंट, इस तरफ आपका अभिकारक यानी LHS, उत्पाद यानी RHS है। तो अभिक्रिया के अंदर टोटल 3 जो तत्व है एलिमेंट है वो भाग ले रहे हैं। पहला आपका आयरन यानी Fe, दूसरा इसके अंदर आपका हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। ये 3 तत्व इस अभिक्रिया के अंदर है वो भाग ले रहे हैं। तो अभिकारक यानी LHS में इनकी संख्या कितनी है, तो ये आपका LHS यानी अभिकारक है। तो यहाँ पर जो आयरन है उसकी संख्या है मात्र 1, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से 1 लिख लेना है टेबल के रूप में। सेकंड है इसके बाद में हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इनकी संख्या है 2 यानी 2, तो यहाँ पर H के सामने आपको LHS की तरफ 2 लिखना है। इसके बाद में ऑक्सीजन, तो इनकी संख्या 1 यानी 1, यह हुआ LHS में परमाणु की संख्या। अब आपको लिखना है उत्पाद में जो संख्या दी गई है RHS की साइड में यहाँ पर आपको इस तरफ लिखनी है। तो यहाँ पर जो आयरन है उनकी संख्या आपको दे रखा है 3, जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है उसकी संख्या है 2 और ऑक्सीजन की आपकी संख्या 4 दे रखा है। ये रहा आपका 4, 3 और 2। तो यहाँ पर आप लोग वो देख सकते हैं कि RHS और LHS दोनों बैलेंस नहीं है, आपके सामने है, ये दोनों बैलेंस नहीं है। फेरस LHS में 1 है जबकि RHS में 3 है।
हाइड्रोजन LHS 2 RH 2 है, ऑक्सीजन LHS 1 RH 4 इनकी परमाणु की संख्या है। तो अब हम लोग इनको बैलेंस करते हैं। तो जो आपके परमाणु है अधिक संख्या वाली है उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है 3 की सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित हम लोग करते हैं, चाहे वो आपका अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे पहले उसको चुनते हैं। इस आधार पर जो फेरस ऑक्साइड है Fe3O4 इसके जो ऑक्सीजन है यहाँ पर परमाणु की संख्या है 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैलेंस करने वाले हैं जो ऑक्सीजन है उसके परमाणु की संख्या। तो जो आपका RH है लेफ्ट हैंड साइड है, ये रहा इस तरफ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उनकी संख्या है 4, जबकि आपका जो LHS है इस तरफ संख्या है उनकी 1 है। तो इस तरफ 1 है इस तरफ 4 है। तो आपको करना क्या है, जो आपका LHS है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। यह आपका दे रखा है, यह आपका प्रारंभ में है और ये आपका संतुलित करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसको LHS यानी जो H2 है इसका जो बॉक्स है इसको सभी को, ना कि सिंगल को। जो बॉक्स आपको बनाया था स्टेप फर्स्ट के अंदर उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये समीकरण है वो आने वाला है। इस प्रकार से आपको ये दिखने वाला है, ये रहा। तो ये आपका आंशिक रूप से संतुलित हो गया है, ये आपका आंशिक रूप से संतुलित हो गया है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये आपका संतुलित हो चुका है। अब बारी आपकी आयरन की यानी कि Fe3 की। तो यहाँ पर जो संख्या है इनकी 3 है, यहाँ पर संख्या 1 है। तो अब आपका ये इस प्रकार से होने वाला है। तो ऊपर दिए गए समीकरण है उसकी जांच कीजिए तथा जो तीसरा एलिमेंट है उसको हम लोग लेते हैं जो को अब तक असंतुलित है। तो आपके सामने है जो आपका Fe है, यहाँ पर संख्या है 3 और यहाँ पर संख्या है आयरन की 1 है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है आयरन को 3 से। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंशिक रूप से संतुलित होने वाला है, आपके सामने इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो आयरन है वो भी संतुलित हो चुका है, जो हाइड्रोजन है वो भी संतुलित बैलेंस हो चुका है और इसके बाद में है ऑक्सीजन, ये भी आपका बैलेंस हो चुका है। इस प्रकार से जो परमाणु है उनकी संख्या तो बैलेंस हो चुकी है। अब बारी है भौतिक जो अवस्था है स्टेज है उनको संकेत के रूप में लिखना, उनको साइन के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जब कोई भी पदार्थ ठोस के रूप में होता है तो उसको एस से निरूपित करते हैं, एस के द्वारा उसको दर्शाते हैं। अगर कोई उत्पाद गैस के रूप में तो उसको स्मॉल जी के द्वारा, अगर द्रव्य है तो लिक्विड, जली है तो AQ के रूप में उनको दर्शाया जाता है या फिर लिखा जाता है। अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में उपस्थित हो तो हम उसको स्मॉल AQ के रूप में लिखते हैं। अब आपका जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो इस प्रकार से इसको लिखा जाने वाला है। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कभी कभी जो आपके रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पर उनको संपन्न यानी कि कंडक्ट होने के लिए कुछ ताप, दाब अथवा उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है, जिसको हमेशा जो एरो है एरो के साइन के ऊपर ही उसको लिखा जाता है। तो जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो रिएक्शन है वो सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में हो रही है। तो इसको हमेशा जो एरो का साइन है इसके ऊपर की तरफ इसको लिखा जाता है, ताप हो चाहे दाब हो या फिर उत्प्रेरक हो। इसके बाद में आपका नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व या परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। कहाँ पर, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया है वहाँ पर आपका जो टाइप फर्स्ट है वो आता है संयोजन अभिक्रिया। पहला जो भाग आपका आता है संयोजन अभिक्रिया।
तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के योग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर A+B दो एलिमेंट है जो कि मिलकर के C जो नया एलिमेंट है वो बनाते हैं। A+B दोनों मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट वो बनाते हैं C। तो कुछ आपके अभिक्रिया हैं, रिएक्शन आपके सामने आपको बताया गया है। पहला आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका एग्जाम के अंदर भी आपसे आ सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है CaO + H2O। जैसे इनका केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको उत्पाद के रूप में मिलता है। तो ये आपका है बुझा हुआ चूना। ये तो आपका बिना बुझा हुआ चूना और ये आपका बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में एनर्जी यानी कि ऊष्मा मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा गया है कि जैसे ही आपको एक गिलास लेना है, एक बीकर लेना है, इसके अंदर आपको उसको जल से भर लेना है, और जैसे ही इसके अंदर आप लोग जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, इसको जैसे आप लोग डालेंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ वो बुलबुले आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये आपका और कुछ नहीं, ये ऊपर की तरफ जो ऊष्मा है वो ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ऊष्मा आपको उत्पाद के रूप में मिल रही है। ये है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में कुछ और एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पहला है कोयले का दहन, यानी C+O2 आपका उत्पाद के रूप में मिलेगा CO2। C+O2 आपको उत्पाद के रूप में CO2 मिलने वाला है। जैसे ही कागज को जलाते हैं तो जो कार्बन है वो आपको उत्पाद के रूप में मिलने वाला है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको उत्पाद के रूप में मिलती है। सेकंड जो एग्जाम्पल वो है H2+O2 से जल का निर्माण होता है। H2+O2 से जल का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से जल का निर्माण भी किया जाता है। ये संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है। सेकंड जो आपका अभिक्रिया वो है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल एकदम से विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर वियोजन में एक पदार्थ है वो एक या एक से अधिक पदार्थ के रूप में आपको मिलता है। यानी कि इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बंट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया है। पदार्थ एलिमेंट C है जिसका जैसे इसका वियोजन हुआ तो ये दो भागों में बंट गया A+B, तो इसी को बोलते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है। पहला फेरस सल्फेट FeSO4, यह आपका पहला पदार्थ है। जैसे इसका वियोजन होता है तो यहाँ पर ही आपको उत्पाद के रूप में पहले मिलेगा फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, और सेकंड आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और साथ ही में सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में ये बट जाता है, यानी इस अभिक्रिया में एक अभिकारक भाग लेता है और उत्पाद के रूप में दो या दो से अधिक इसका प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है। कहाँ पर? वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया के अंदर है। तो वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा इसकी आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जहाँ पर उस ऊर्जा अवशोषित होती है, उसी को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होता है उसी को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रिया आपकी किस प्रकार की है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा गया है। पहला आपका लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। जैसे ही इसको ताप मिलता है तो उत्पाद के रूप में
लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन आपको उत्पाद के रूप में मिलती है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है, ये रहा आपका सेकंड जो आपका एग्जांपल है वो है आपके सामने है AgCl, यानी इसके बाद में सेकंड जो एग्जांपल है वो है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है, जैसे ही इस अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश में संपन्न किया जाता है सिल्वर क्लोराइड को, तो उत्पाद के रूप में आपको सिल्वर प्लस क्लोराइड आपको उत्पाद के रूप में मिलने वाला है। तीसरा आपका HO2 यानी जल। जैसे ही इसको विद्युत के रूप में एनर्जी मिलती है तो H2 प्लस O2 के रूप में ये विभक्त हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया के। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट है तीसरी अभिक्रिया, वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो जब कोई तत्व है उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर दे तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। पहला आपका एक अथवा एकल विस्थापन, दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आपका आता है एक अथवा एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो जब कोई एक तत्व है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते तो उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके कुछ रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ पर आप लोग वो देख सकते हैं, ये आप साइन आपका पॉजिटिव आयरन प्लस और माइनस, क्योंकि जो आयरन है उसकी उष्मा जो ऊर्जा है वो तेज है, इसके कारण जो कॉपर है उसको यहाँ से विस्थापित कर देता है और इसके जगह ये खुद ले लेता है, यानी FeSO4 आपको उत्पाद के रूप में मिलने वाला है और साथ ही में आपको ये Cu यानी कॉपर आपको मिलता है। इसके बाद में आपका सेकंड जो एग्जांपल वो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जैसे इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जिंक है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसके कारण कॉपर की जगह ये खुद ले लेता है। तो उत्पाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपको मिलता है। तीसरा आपका लेड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो आपको ये उत्पाद के रूप में लेड क्लोराइड यानी CpBCl2 प्लस कॉपर आपको उत्पाद के रूप में मिलते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह है आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया में दो अथवा दो से अधिक पदार्थों जो समूह है वो आपस में जो आयन है उसका आदान प्रदान करते हैं, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके सामने दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर यह अभिक्रिया है। पहला सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आपका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट वो है प्लस, दूसरा माइनस, फर्स्ट वाला प्लस और माइनस है। तो हमेशा जो एलिमेंट है फर्स्ट वो आता है प्लस का, सेकंड आपका आता है माइनस का, यानी इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। तो जैसे ही इनका द्विविस्थापन होता है तो ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, जो आयन है उनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट BaSO4, सेकंड आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl आपको उत्पाद के रूप में मिलते हैं। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है उपचयन एवं अपचयन। तो ये आपका अधिकतर एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन बनता है कि उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। आखिर उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन है उसकी वृद्धि होना अथवा जो हाइड्रोजन है उसकी कमी या फिर ह्रास होना, उसी को बोलते हैं उपचयन अथवा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी कि वहाँ पर जो O2 है वो जुड़ जाती है। तो एग्जाम्पल आपका कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में जो O2 है ऑक्सीजन है उसका योग से बना हुआ होता है। Cu प्लस O2 उत्पाद के रूप में कॉपर ऑक्साइड ये मिलता है। इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, जहाँ पर जो O2 है ऑक्सीजन उसकी वृद्धि होती है और वहाँ पर
हाइड्रोजन की कमी यानी कि ह्रास होता है, उसी को उपचयन कहते हैं। जबकि आपका जो अपचयन है इसके अंदर एकदम से जो उपचयन है उसका विपरीत होता है मीन्स जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी या फिर हाइड्रोजन का योग होता है यानी वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस H2O, यहाँ पर Cu आपको मिलेगा उत्पाद के रूप में प्लस H2O, यानी जो हाइड्रोजन है इसके अंदर आप वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, जबकि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो इसका ह्रास हो रहा है मीन्स कमी हो रही है। इसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। इसके बाद में आपका आता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जहाँ पर उपचयन प्लस अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होती है उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का तो उपचयित तथा दूसरे अभिकारक का अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं में उपचयन प्लस अपचयन इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Cu प्लस H2O, यहाँ पर एक का तो हो रहा है अपचयन और सेकंड का हो रहा है उपचयन, यानी दूसरे में जो O2 उसकी वृद्धि हो रही है जबकि इसके अंदर H2 की वृद्धि हो रही है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। तो जो अदर एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। ZNO प्लस C, Zn प्लस CO आपको मिलने वाला उत्पाद के रूप में। इसके बाद में MnO2 प्लस 4HCl उत्पाद के रूप में आपको ये मिलने वाला है। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक वो आता है संयक सारण यानी कोरोजन क्या होता है। तो लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं हमेशा और हमेशा चमकीली आपको दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त वो भूरे रंग की एक परत वो चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को ही लोहे पर जंग लगना कहते हैं और इसी को हम लोग कोरोजन यानी कि संयक सारण कहते हैं। मीन्स जो आयरन है लोहा है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, मीन्स उसका कटाव शुरू हो जाता है। अन्य जो धातु है सोना चांदी उनमें भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संयक सारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को ही संयक सारण यानी कि कोरोजन कहते हैं। तो चांदी के ऊपर हमेशा जब भी कोरोजन आता है तो उसके ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संयक सारण के अन्य एग्जाम्पल है, अन्य उदाहरण है। तो संयक सारण के कारण ही कार के जो ढांचे हैं, पुल है, लोहे की रेलिंग है, जहाज तथा धातु है, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत हानि होती है, क्षति होती है। लोहे का संयक सारण एक गंभीर समस्या है। इसको बदलने में हर साल अधिक पैसा खर्च भी होता है। अब आपका जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है चैप्टर फर्स्ट, इसके अंदर आपका लास्ट और फाइनल टॉपिक आता है विकृत गंधिता। तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उनका स्वाद और रंग बदल जाता है। किसके कारण? विकृत गंधिता के कारण है, क्योंकि वहां पर उपचेत होने पर तेल वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और रंग वो बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन के जो अभिक्रिया हैं उसको रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक को मिलाए जाते हैं। जी हाँ, उपचयन की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक उसके अंदर मिलाए जाते हैं। जो वायुरोधी बर्तन होते हैं वहाँ पर खाद्य सामग्री रखने से जो उपचयन की अभिक्रिया वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जैसे कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की जो थैली होती है वहाँ पर जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसको हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरती जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कम सक्रिय गैस होती है ताकि उसका अपचयन ना हो सके, ताकि जो चिप्स है उसका स्वाद और गंध चेंज ना हो। इसी के कारण वहाँ पर नाइट्रोजन गैस वो भरी जाती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट होता है कंप्लीट। इसके बाद में आपका आता है सेकंड चैप्टर, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और साथ ही में अगर आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच
लेना चाहते हैं, अगर आप लोग उदयपुर वाटी के रहने वाले हैं तो आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 1 मई 2024 से आपके ऑफलाइन बैच है उनको भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो जल्दी करें, लिमिटेड सीट है, कॉल करें। आपका जो भी डाउट आप लोग हमसे पूछ सकते हैं 9309365302 पर। थैंक यू सो मच।